हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस उद्देश्य सीरीज में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। तो बेटा हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर हमने कल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर को हम कंसाइज फॉर्म में 2 लेक्चर में कराने वाले हैं। एक लेक्चर आपका हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर है, मतलब लास्ट लेक्चर है। आज चैप्टर एकदम आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगा। सीरीज मैंने बताया था ये ड्रॉपर्स के लिए भी है और 12th वाले बच्चों के लिए भी है। 12th वाले बच्चे सीरीज से बोर्ड का एग्जाम एकदम फोकस कर सकते हैं, और ड्रॉपर वाले बच्चे जो 11 पढ़ रहे हैं साथ में पैरेलल जहां से 12th कर लेते हैं, तो वो एक्चुअल में अक्टूबर में ही अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे और वो मल्टीपल टाइम अक्टूबर के बाद रिवाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट में, ठीक है। तो ये 2 बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बिल्कुल? चलो, और ऐसे बच्चे जो 11th में पढ़ रहे हैं और बहुत जीनियस हैं, वो 11th से 12th करना चाहते हैं, तो उनका भी यहां पर एकदम अल्टीमेट लेवल का, ठीक है, ये चीज पूरा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज का मेन पर्पस था आपका टाइम बचे, उस टाइम के अंदर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट लगा पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था, और कल मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर याद हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैं पढ़ा रहा था, जिसमें 4 मेथड मैंने करा दिए थे टेम्परेरी वाले। टेम्परेरी का मतलब जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। परमानेंट का मतलब जिसकी रिवर्सिबिलिटी, सॉरी, टेम्परेरी का मतलब जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और परमानेंट का मतलब जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। क्लियर है बिल्कुल? तो इसमें मैंने टेम्परेरी के अंदर 4 मेथड करा दिए थे। नेचुरल मेथड, ठीक है, जिसका फेल्योर रेट सबसे ज्यादा है पर साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा केमिकल मेथड, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड थे जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बैरियर बताया था, ठीक है, जो एसटीडी और एड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। और चौथा मैंने आईयूडी, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहा जाए इंडिया में फीमेल्स के थ्रू सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कोई मेथड था तो आईयूडी था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज मुझे जो कराना था इसी के अंदर, टेम्परेरी के अंदर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नंबर 1, दूसरा मुझे कराना है यहां पर इंजेक्टेबल, और तीसरा मुझे कराना है यहां पर, ठीक है, इम्प्लांट। और फिर हम परमानेंट की बात करेंगे, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और फिर हम आ जाएंगे एमटीपी, एसटीडी, एमटीपी, एसटीडी और इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो मैं बता दूं आपको, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 2 टाइप के आते हैं, ठीक है, आते थे, ठीक है, एक मिनी और एक कंबाइंड। मिनी का मतलब जिसमें एक ही हार्मोन होगा, क्योंकि ओनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है वो प्रोजेस्टेरोन ही करता है, ठीक है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होते हैं। एक कंबाइंड पिल्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करता हूं, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, दीज आर 2 टाइप। एक तो मिनी पिल्स के नाम से आते हैं, एक कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स, यहां तक कोई डाउट? अगर मिनी पिल की मैं बात करूं तो मिनी पिल के अंदर ध्यान रखना है आपको, यहां पर एक ही हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन। जबकि यहां अगर हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बोथ, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन बोथ, दोनों हार्मोन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आती है तो प्रोजेस्टेरोन ही कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, एस्ट्रोजन ओनली सपोर्टिंग हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करता है। याद हो कल मैंने आपको आईयूडी बताया था। आईयूडी का एक साइड इफेक्ट भी है, जब आप कंटिन्यू फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखोगे तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो ना होने की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी, उसका बीएमआर बिगड़ जाएगा, बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे उसको और समस्याएं होनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। आप समझना मेरी बात। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि भाई मिनी पिल जिसमें सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरोन यूज करते थे, साथ में इन्होंने कंबाइंड पिल भी डिजाइन कर दी। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी देते हैं, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। जो एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करेगा,
और एक समय आएगा जब हम जो एंडोमेट्रियम बन चुकी है उसको ब्रेक करके बाहर भी निकालेंगे। इसको यूज किया उन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर कोई भी, ठीक है, टैबलेट्स के अंदर किसी भी फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन यूज करेंगे तो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूज करेंगे, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। और इथेनाइल एस्ट्राडाइल सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म तो यूज करते ही नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं हार्मोन को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मिनी पिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन, कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोथ, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं कंबाइंड पिल की। तो ये बात कर रहे हैं किसकी? कंबाइंड पिल की बात कर रहे हैं। कंबाइंड पिल्स की बात कर रहे हैं। तो कंबाइंड पिल्स, समझना मेरी बात, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि फीमेल कैसे स्टार्ट करेगी। भाई मेंस्ट्रुअल जो होता है वो 4 से 5 दिनों का होता है, 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की होती है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कंबाइंड पिल यूज करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे, पहली गोली कब लेंगे? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब लेंगे? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो 4 दिन होंगे स्टार्टिंग के, ठीक है, 1 to 4 डेज, 1 to 4 डेज, इसमें क्या होगा? ओनली मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उन दिनों तो सारे हार्मोन वैसे भी सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो टैबलेट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। टैबलेट लेना कब स्टार्ट करना है? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली गोली आप कब लोगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन, ठीक है। फिर पहली, दूसरी, पर डे की टैबलेट लेनी है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और लास्ट में 21। टोटल 21 गोली होती है। ये किस दिन लोगे? 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक लोगे, क्योंकि 25वें दिन के बाद अचानक से फिर हार्मोन अपने आप डाउन हो जाते हैं। पहली बार ध्यान रखना होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई टैबलेट नहीं लेनी, क्योंकि उस समय सारे हार्मोन डाउन होते हैं, ओनली मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा होता है। नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 25वें दिन पर सारे हार्मोन पीक पर होते हैं, उसके बाद अचानक से डाउन होने चालू हो जाते हैं और फिर अचानक से मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाता है। तो टारगेट साइंटिस्टों ने कौन सा दिन बनाया? 5वें दिन से लेकर के, समझना, 5वें दिन से लेकर के 25वें दिन को टारगेट बनाया। और 5 से 25वें दिन के बीच में कितनी टैबलेट देनी थी उनको? 21 टैबलेट देनी थी। 21 डेज तक 21 टैबलेट देनी थी, समझ रहे हो। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक इनको कंटिन्यू देना है। फिर 7 दिन टैबलेट्स को हम रोक देंगे, 7 दिन टैबलेट्स को हम नहीं देंगे। कितने दिन नहीं देंगे? 7 डेज। इसका फायदा क्या है भाई? कंबाइंड पिल है। कंबाइंड पिल का मतलब है इसमें एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, समझना मेरी बात। प्रोजेस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है। प्रोजेस्टेरोन तो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा, 21वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, ये जीएनआरएच को रोक देगा, एलएचएफएसएस नहीं निकलेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, सब चीजें ब्लॉक कर जाएंगी। पर एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करेगा, ठीक है। 21वें दिन तक एंडोमेट्रियम बन चुकेगी, ठीक है। और जैसे हम 7 दिन गोली नहीं खाएंगे, 7 डेज का गैप करेंगे, इन 7 डेज के गैप के अंदर तुरंत ही एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी। फीमेल को लगेगा सब कुछ नेचुरल है, पर यहां नेचुरल कुछ भी नहीं है, बट बॉडी का बीएमआर मेंटेन हो जाएगा। ये बेनिफिट था कंबाइंड पिल का, ठीक है। तो 7 दिन तक हम क्या करेंगे? यहां पर 7 टैबलेट्स जो अभी दिख रही है ना, यहां कुछ भी नहीं होता, खाली रैपर होता है। यहां पर क्या होता है? ओनली खाली रैपर, ठीक है। 7 डेज का हम क्या करने वाले हैं? यहां पर गैप। सेवन डेज का हम गैप करने वाले हैं, ठीक है। अब इस गैप का एक ड्रॉबैक क्या था भाई? साइंटिस्टों ने कहा कि 7 दिन तक गोली नहीं खानी। तो 7 दिन तक कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, भाई फीमेल्स को नहीं पता, तो कभी कभी वो 7 दिन की जगह 10 दिन, 11वें दिन हो गया तो बेबी कंसीव हो जाएगा, ठीक है। आप समझना मेरी बात। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? इन 7 दिन के अंदर भी एक टैबलेट बना दी, आयरन पिल्स। कौन से पिल? आयरन पिल। तो इसमें भर दिया आयरन पिल, समझना मेरी बात, आयरन पिल्स।
अब आयरन पिल्स का फायदा क्या था? इट इज अ सप्लीमेंट, ठीक है, इट इज अ सप्लीमेंट, एक तरीके से ये हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करेगा। क्लियर है बिल्कुल? इसके फायदे क्या हैं? इधर हीमोग्लोबिन का लेवल भी मेंटेन हो रहा है और गैप भी हो गया 7 डेज का, क्योंकि इन 7 डेज के अंदर एक्चुअल में तो ये हार्मोन वाली पिल 7 डेज नहीं दे रहे हो ना आप, तो उन 7 डेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम बनी है वो टूट के बाहर आना चालू हो जाएगी, और अगेन जैसे ही आपकी ये गोलियां खत्म होंगी आयरन पिल, अचानक से फिर ऐसा गोली लेना चालू कर दोगे। तो उन्होंने 28 गोलियों का एक रैपर बनाया, जिसमें अब फीमेल को भूलने का चक्कर नहीं है कि भाई यहां से स्टार्ट करनी है, पहली बार ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करनी है, फिर काउंट नहीं करना, फिर तो बस ये खत्म हुआ फिर चालू कर दिया, खत्म हुआ चालू कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ये कितनी टैबलेट्स हैं? 21 टैबलेट्स हैं। कितने दिन तक ली जानी है? 21 डेज तक ली जानी है, ठीक है। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस दिन से स्टार्ट होती है? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस दिन तक लेते हैं? 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन का गैप करते हैं? 7 डेज का गैप करते हैं। क्यों जरूरी है गैप? क्योंकि एंडोमेट्रियम को तोड़ के बाहर निकालना है। उस गैप को फिल करने के लिए कौन सी टैबलेट, सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट यूज किए? आयरन पिल्स यूज किए, जो हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से फिर इनको कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? यहां पर प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रहा है। एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन कर रहा है। क्लियर है बिल्कुल? तो अब समझ में आया होगा कि इन पिल्स का मेन कंसेप्ट है क्या, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। अब आगे मैं बात कर रहा हूं इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का मतलब है इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंटेनिंग भी आते हैं, बट मेनली प्रोजेस्टेरोन का इसमें सारा रोल है, ठीक है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से प्रोजेस्टेरोन इस इंजेक्शन के अंदर अपलोडेड होता है। और हार्मोन है, समझना, हार्मोन कभी ब्लड में स्टोर नहीं होते, तो यहां पर हमने हार्मोन को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है जो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होते हैं। डिपोर्ट, डिपोर्ट मतलब स्लो रिलीजिंग, और डिम्पा के नाम से आते हैं, डिम्पा, ठीक है, DEMPA। अब समझना, डिम्पा की फुल फॉर्म बता रहा हूं। डी का मतलब होता है डिपोर्ट, डिपोर्ट मतलब स्लो रिलीजिंग, ठीक है, स्लो रिलीजिंग, डिम्पा, DE, डिपोर्ट, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है वो प्रोजेस्टेरोन की एक सिंथेटिक फॉर्म में जो धीरे धीरे रिलीज होती है ब्लड में, धीरे धीरे रिलीज होती है, एक साथ काम नहीं करती, धीरे धीरे वो एक्टिव होती है और रिसेप्टर से बाइंड करके अपना काम करती है। समझ रहे हो? तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए ये आते हैं, ठीक है, बस डिम्पा के नाम से। डिपो-प्रोवेरा भी बोलते हैं, डिपो-प्रोवेरा इंजेक्टेबल डिवाइस, बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इम्प्लांट की बात करता हूं। इम्प्लांट को नॉर प्लांट भी कहते हैं। ये एक माइनर सर्जरी होती है, छोटी सी कट लगा करके फोर आर्म्स के अंदर, इसको स्किन के नीचे सब डर्मल रीजन में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट। तो इम्प्लांट को हम नॉर प्लांट भी कहते हैं बेटा। इसमें भी सेम वही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से आते हैं, पर मेनली प्रोजेस्टेरोन ही आते हैं, लिखते हैं वो, पर काम प्रोजेस्टेरोन का ही है यहां पर, ठीक है। नॉर प्लांट के नाम से आता है, समझना मेरी बात। इसको सब डर्मल रीजन में 3 से लेके 5 सालों के लिए आता है, ठीक है। फ्रीडम 5 के नाम से इसका एक ब्रांड है, बड़ा फेमस है, ठीक है। 3 to 5 ईयर इन 5 ईयर, ध्यान रखना है आपको। इसको डर्मली, सब डर्मली, स्किन के नीचे, क्योंकि स्किन तो डेड लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस, उसके नीचे जो डर्मिस होती है वो वेस्कुलर होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सब डर्मली ये छोटे छोटे सिलिका के कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। इन सिलिका के कैप्सूल को कट लगा करके सब डर्मली इंप्लांट कर दिया जाता है, जो 3 साल से 5 साल तक धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते रहते हैं। आप समझ रहे हो? इसलिए इसको इम्प्लांट या नॉर प्लांट बोलते हैं। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 to 5 ईयर। नॉर प्लांट इज प्रोजेस्टिन ओनली कंटेनिंग डिवाइस, है 6 स्मॉल, कितने छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं? सिलिका के छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? जो परमिएबल होते हैं, धीरे धीरे उन कैप्सूल से प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? मैं दिखाई दूं आपको। तो इस तरीके से ये आपके छोटे छोटे कैप्सूल्स होंगे, ठीक है। सिलिका के कितने कैप्सूल हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एक स्पेशल टाइप का इंजेक्शन होता है इसके लिए। सब डर्मल रीजन में हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ सिंबल बना देते हैं कि एक कैप्सूल यहां लगाना है, एक कैप्सूल डर्मल रीजन में यहां लगाना है, सब डर्मल रीजन में। तो सब डर्मल रीजन के नीचे आप निशान बना लेते हो जहां जहां कैप्सूल को आपको इंसर्ट करना है। तो इसके अंदर कैप्सूल डाला और पिस्टन से पुश कर दिया तो कैप्सूल यहां पर सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 6 कैप्सूल सब डर्मल रीजन में आप इंप्लांट कर दोगे, समझ रहे हो? जो 5 सालों की, समझ रहे हो, छुट्टी हो जाती है, तो धीरे धीरे ये प्रोजेस्टेरोन 5 ईयर तक निकलता रहता है और लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्शन में यही काम आता है। इसके साइड इफेक्ट तो सभी के हैं, ठीक है, नेचुरल मेथड को छोड़ करके और बैरियर को छोड़ करके। पर
समझना, इफ अगर मैं इफेक्टिव की बात करता हूं, ठीक है, फेलियर चांस की बात करता हूं, तो इसके पॉइंट्स में फेलियर चांस के केस, यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक डाउट नहीं होगा। तो ये हमने बात की सारी की सारी किसकी, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी में नेचुरल मेथड आ गया, ठीक है, टेम्परेरी के अंदर केमिकल मेथड आ गया, टेम्परेरी के अंदर बैरियर मेथड आ गया, टेम्परेरी के अंदर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आ गए, टेम्परेरी के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गए, ठीक है, मिनियो कंबाइंड पिल्स, और टेम्परेरी के अंदर इंजेक्टेबल और इम्प्लांट आ गए। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब मैं आगे एंटर कर रहा हूं बेटा। अच्छा, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी मैं डाल दे रहा हूं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत फेमस आपने सुने होंगे, ठीक है, आईपिल के नाम से, ठीक है, बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो या ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो बता दूं मैं, कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। या तो आप, ठीक है, 72 घंटे के अंदर 72 आवर के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को तेजी से बढ़ा दो, यानी 72 आवर के अंदर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर के अंदर अगर आपने यही डिवाइस, शर्त है 72 आवर के अंदर यूट्रस में इंप्लांट कर दिया, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा, पहला। या आपने कॉपर रिलीजिंग डिवाइस 72 आवर के अंदर यूट्रस में इंप्लांट कर दिया, तो कॉपर क्या करते हैं, ओवा और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में 72 आवर लगते हैं, ठीक है, तो उससे पहले ये रिलीज होकर बर्बाद कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में काम आ सकता है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस या प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग डिवाइस, पहली बात क्लियर है बिल्कुल। हाँ, 72 आवर के अंदर ही अंदर इसमें कॉपर रिलीजिंग डिवाइस बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। अगर 72 आवर हो चुके हैं, अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कौन करेगा, उसमें आते हैं, ठीक है, जर्मन की एक टैबलेट है मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, ठीक है, ये एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था सहेली जो थी वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है, ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को ही मॉड्यूलेट कर देती है। सोचो अगर प्रोजेस्टेरोन बाइंड ही नहीं करेगा रिसेप्टर से, तो बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, आगे की प्रोसेस नहीं होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, और एबॉर्शन हो जाएगा। तो एबॉर्शन के लिए भी आप कह सकते हो मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये भी 72 आवर के अंदर यूज किए जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह काम करते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन एक आएगा कि एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर कौन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन मॉड्यूलेटर कौन होते हैं। एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर सेंटक्रोमिन, क्लियर बिल्कुल, नॉन स्टेरॉयडल, और प्रोजेस्टेरोन मॉड्यूलेटर मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब मैं एंटर कर रहा हूं परमानेंट मेथड के अंदर, साइड इफेक्ट तो इनके सबके हैं खतरनाक वाले, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूं परमानेंट मेथड के अंदर। परमानेंट टर्म इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, ठीक है, इसलिए इनको स्टरलाइजेशन में टेक्निक भी कहते हैं, कि हो गया तो परमानेंट हो गया, ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं इसको, क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। मेल में हम बात करेंगे तो वासेक्टोमी, और फीमेल में बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी। अब क्या है वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, डायग्रामेटिकली समझना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। देखो समझना मेरी बात, यहां पर देखना समझना होगा आपको कि यहां पर जो वास्ट डिफरेंस है, जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है, वास्ट डिफरेंस, हमने क्या काम किया, वास्ट डिफरेंस को कट करके टिल्ट कर दिया, कट करके टिल्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या सेक्सुअलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, नो। इरेक्शन पर कोई इफेक्ट आएगा, नो, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट आएगा, नो, ठीक है, किसी पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, समझ रहे हो। बस अंतर क्या होगा समझना, जब सीमन रिलीज होगा इजैक्यूलेशन के टाइम पर, तो सीमन विदाउट स्पर्म होगा, सीमन विदाउट स्पर्म्स होगा, ठीक है, इसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, बस यही अंतर होगा, सीमन विदाउट स्पर्म। यहां तक कोई डाउट, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। यहां पर गैमीटोजेनेसिस कंटिन्यू होगी, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस होगी, ठीक। सेक्स हार्मोन भी सारे के सारे रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन पर, सॉरी, इसमें एंड्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, सब कुछ नॉर्मल है, प्रॉपर, ठीक है। इरेक्शन, इजैक्यूलेशन, गैमीटोजेनेसिस, हॉर्मोन्स, कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर जब भी इजैक्यूलेशन होगा
तो क्योंकि यहां से भाई यहां स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म कहां जाएंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे, पर आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद स्पर्म की डेथ हो जाएगी तो फैगोसिटिक सेल खा जाएंगे उसको, फिर नए बनेंगे, फिर प्रोसेस चलेगी, यहीं रुक जाएंगे। आगे हमने गैप जनरेट कर दिया, समझ रहे हो, उसके बीच में गैप जनरेट कर दिया, इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वास्ट डिफरेंस को टिल्ट करके हम क्या कर देते हैं, बैंड कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, पर जो स्पर्म यहां पर होंगे, यहां पर भी स्पर्म होंगे, ठीक है, इस एम्पुला में भी स्पर्म भरे हुए हैं, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट होते हैं, पर जैसे मानो किसी ने आज वासेक्टोमी कराया और इंटरकोर किया तो बेबी कंसीव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सफिशिएंट स्पर्म होता है। जब तक एक दो बार स्पर्म को रिलीज नहीं कर दो तब जाके कहेंगे, या कह सकते हो ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता। इमीडिएटली का मतलब है आज कराया और ठीक है इंटरकोर करोगे तो कंसीव हो जाएगा बेबी, क्योंकि इसमें सफिशिएंट स्पर्म भरा हुआ है। जब ये सारा स्पर्म बाहर निकाल दोगे तब उसके बाद ये बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, मतलब इमीडिएटली काम नहीं करेगी। मेरी बात समझ गए ना, यहां से स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, बट इसका भरा हुआ स्पर्म एक बार तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ना सेक्सुअल ड्राइव में कोई इफेक्ट आएगा ना कहीं आएगा, इरेक्शन होगा, सीमन विदाउट स्पर्म होगा, बस ये क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने बता दिए, ठीक है। वास्ट डिफरेंस को कट करके टिल्ड करते हैं, तो इट इज परमानेंट मेथड, यस, ठीक है, परमानेंट मेथड फॉर मेल। बोथ यहां पर क्या कर रहे हैं, बोथ वास्ट डिफरेंस को लाइगेट कर रहे हैं, ठीक है, बांध रहे हैं। पहले कट नहीं करेंगे, पहले बांधेंगे फिर बीच में कट करेंगे, पहले लाइगेटेड करते हैं फिर कट करते हैं, मैं दिखाई दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे इस तरीके से, मानो ये है, इसको बेंड, अरे मैं समझा दूंगा आपको, आपने यहां पर बेंड कर दिया, फिर थोड़ा आगे जाके ऐसे बेंड कर दिया इस पूरी की पूरी डक को, तो यहां पर आप बांध दोगे अच्छे से, ये बांध दिया आपने, ठीक है, तब आप कट करते हो, समझ रहे हो, बांधने के बाद कट करोगे, पहले कट नहीं करोगे, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, तब कट करोगे, कोई डाउट। तो लाइगेटेड करते हैं फिर कट कर देते हैं। इट इज अ मेजर सर्जरी कल प्रोसेस एंड, ठीक है, डन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, सॉरी मेजर बोल गया, माइनर, छोटी सी सर्जरी होती है, ठीक है, जरा सी, ठीक है, स्क्रोटम को उठा करके वास्ट डिफरेंस को बाहर निकाल लेते हैं एक पंच करके, और उसको सबसे पहले लाइगेशन करते हैं, कट कर देते हैं और छोड़ देते हैं एक दो स्टिचेस लगा करके, बहुत माइनर सर्जरी होती है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू आफ्टर वैसेक्टोमी बट इजैक्यूलेटेड सीमन इज विदाउट स्पर्म, बस ध्यान रखना, इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब जैसे आज कराया और आज ही इंटरकोर किया तो बेबी कंसीव हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट स्पर्म इसके अंदर होता है, तो इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है, बस इतना। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मैं बात करूंगा ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फीमेल में होती है, तो ये थोड़ा ओपन सर्जरी से होता है, पर आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो आज की डेट में तो उसको, ठीक है, लैप्रोटोमी से भी कर देते हैं, ठीक है, बट पहले के टाइम पर उसको ओपन सर्जरी से करते थे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते, सेम वही मेथड है, वहां पर वास्ट डिफरेंस को कट करके टिल्ट कर रहे हैं, समझ, टिल्ट करके कट कर रहे हैं, यहां पर फैलोपियन ट्यूब को आप सेम वही चीज कर रहे हो, यानी फैलोपियन ट्यूब को करने से क्या होगा, स्पर्म यहां से जाएगा पर आगे नहीं जा पाएगा, ओवा यहां से रिलीज होगा, समझना मेरी बात है, पर स्पर्म इसके पास नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि बीच में हमने गैप जनरेट कर दिया कट करके, ठीक है, टिल्ट कर दिया इसको, या टिल्ट करके कट कर दिया, बातें की है, गैप जनरेट कर दिया, इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को आप कट करके टिल्ट कर रहे हो, पर ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। जैसे क्यों इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, क्योंकि ओवा को बाहर नहीं जाना, ओवा यहीं रुकेगा, स्पर्म को आना होता है, किसी ने कट करके टिल्ट कराया तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, इमीडिएटली इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो इट इज परमानेंट मेथड, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टिल्ट अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, या लैप्रोटोमी करके भी आप यहां से वजाइनल ट्रैक्ट से लैप्रोटोमी करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, इमीडिएटली इफेक्टिव होता है, जबकि ठीक है अगर मैं वासेक्टोमी की बात करता हूं इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता। मैं अब इसके केस में कहोगे क्या फीमेल पे कोई इफेक्ट आएगा, नो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी कंटिन्यू चलेगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो उसका कंटिन्यू होगा, सारे हार्मोन निकलेंगे, किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं आना है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बीच में गैप जनरेट कर दिया, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, द रिलीज्ड oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसिटिक, भाई आपका कोई सिर्फ oocyte यहां पर आ गया, अब उसका क्या होगा, कुछ नहीं, फैगोसिटिक सेल पकड़ के खा जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी, स्पर्म इसके पास तक कभी नहीं आ पाएगा। तो ये होती है ट्यूबेक्टोमी। तो परमानेंट मेथड में दो ही मेथड है, एक वासेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी।
वास्ट डिफरेंस को कट करके टिल्ट कर रहे हो और यहां फैलोपियन ट्यूब को कट करके टिल्ट कर रहे हो। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। ये परमानेंट मेथड है। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझना मेरी बात, इसमें 2-3 लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि एमटीपी सेफ कब तक है। एमटीपी का मतलब समझ में आया? एमटीपी का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझ के आप एबॉर्शन कराते हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड इन, ठीक है, इसी कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे हो? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जान करके आपको हैरानी होगी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड का जो डेटा है उसकी बात कर रहा हूं। नियरली 45 से 55 या 50, एनसीईआरटी डेटा याद रखो, नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये लाइन ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं पूरे दुनिया के डेटा की बात करता हूं तो लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होते हैं, जो टोटल बर्थ का 1/5 या 20% पार्ट है। सोचो अगर इतना एमटीपी नहीं होते, एबॉर्शन नहीं होते, तो 20% पॉपुलेशन करंट की और ज्यादा होती। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एमटीपी बर्थ कंट्रोल का कोई तरीका है, नो, ठीक है, बट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इंटेंशनली, अगर हो सकता है मदर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है, बेबी एबनॉर्मल हो तो एबॉर्शन कराना पड़ता है, या बहुत सारे कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं उनके अंदर एबॉर्शन कराना पड़ता है, ठीक है, बट होते हैं। आप समझ रहे हो? कितने दुनिया के अंदर? 45 से 50 मिलियन, बहुत होते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, इतने मिलियन एमटीपी पर ईयर होते हैं, जो टोटल कंसीव बर्थ का 1/5 है। बहुत बड़ी बात है, 1/5 का मतलब 20%, ठीक है। यह एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है। अब एमटीपी देखो, इथिकल तो बहुत बुरा सा लगता है कि यार एक बच्चे को आप मार रहे हो, ठीक है, बट बहुत सारे केसों के अंदर ये करना पड़ता है, तो उसको लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब है, अगर जैसे नहीं भाई फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ रहे थे, भाई फीमेल बेबी के मारने के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो इसको लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब है कुछ कंडीशंस बनाई, आप एमटीपी करा सकते हो, कुछ कंडीशंस बना दी। अगर मदर एबनॉर्मल है, वो कंसीव नहीं कर सकती, कोई दिक्कत आ जाएगी। बेबी एबनॉर्मल है, ठीक है, दुनिया में आकर के वो एबनॉर्मल बेबी हुआ तो आप एमटीपी करा सकते हो, या कोई एक्सीडेंटल केस हुआ तो आप करा सकते हो, ठीक है। शर्तें बनाई गई, आप बिना किसी, जैसे कि अगर फीमेल बेबी है और आप एमटीपी कराते हो तो आपको यहां पर पनिशमेंट मिलेगा, डॉक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, और जुर्माना भी अच्छा खासा भरना होगा, ठीक है। तो उसको लीगलाइज करना पड़ा। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कब किया था, ये क्वेश्चन आएगा। 1971 में इसको लीगलाइज किया, लॉ बनाया, कानून बनाया इसके लिए, ठीक है। इसको लीगलाइज कर दिया कि समझ रहे हो, एमटीपी इन कंडीशनों पर होगी, नहीं तो एमटीपी नहीं होगी, सिंपल सी बात। क्योंकि एमटीपी के अंदर मदर को भी खतरा होता है, ठीक है। देखा होगा पहले एमटीपी के टाइम पर स्कैल्पल मेथड यूज करते थे तो ब्लीडिंग की वजह से मदर की डेथ हो जाती थी, ठीक है। पर उस समय के लोग, ठीक है, एक जमाना था जब फीमेल फीटिसाइड के केस ज्यादा थे, उनको मतलब नहीं था कि मदर जिंदा रहे या मरे, ठीक है, बट फीमेल बेबी नहीं आना चाहिए, इसलिए कई जगह ये प्रथाएं थी, कुप्रथाएं, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये ध्यान, अब ये एमटीपी क्वेश्चन आता है, एमटीपी कब तक सेफ है? अगर ओल्ड के हिसाब से देखा जाए, पुराने टाइम के हिसाब से, तो ओनली ये स्टार्टिंग के जो पहला ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ यानी 12 वीक सेफ है, मदर को कोई नुकसान नहीं है। पर जैसी सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर एंटर करती है उस समय एबॉर्शन होगा तो मदर की लिए बहुत बड़ा रिस्क है। पर अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो अब उस रिस्क को भी कम किया जा सकता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी हो सकती है, पर शर्त है उसके लिए। अब नई एनसीईआरटी ने इसको अपडेट किया है। क्या क्या अपडेट किया है बता देता हूं मैं। सेफ का ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, उसके बाद रिस्की है। अब एनसीईआरटी ने कुछ चीजें चेंज की हैं, एक लॉ भी चेंज हुए हैं। 2017 में एक कानून आया, समझा देता हूं मैं आपको। 2017 में एक ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, ब्रैकेट बना दे रहा हूं, अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसके अकॉर्डिंग, ये भी लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट कल एनसीईआरटी में लेटेस्ट आया है, ठीक है, 2-3 साल हो गए। तो 2017 में एक कानून आया, उस कानून के तहत अगर एमटीपी पहले ट्राइमेस्टर में कराई जा रही है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सिग्नेचर सफिशिएंट है। अगर एमटीपी सेकंड ट्राइमेस्टर में कराई जा रही है तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है, तब जाकर के वो मान्य होगी। और एमटीपी
की शर्तें हैं, अगर मदर एबनॉर्मल हो या फीटस एबनॉर्मल हो तो एमटीपी होगी, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग समझना मेरी बात, अगर एमटीपी विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रही है, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक, तो कम से कम 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर चाहिए। हां, अगर ये, ठीक है, मोर देन 12 वीक एमटीपी आप कराते हो पर 24 वीक से कम है, तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए यहां पर, ठीक है, तब जाकर के आप इसको करा सकते हो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग। ये नया ऐड हुआ है, समझ रहे हो, चीजें ठीक है, आप समझ रहे हो। यहां टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, पर कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शर्त भी बना दी, ठीक है, कंडीशन, एमटीबी कंडीशंस क्या हैं, द कंडीशंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व, अगर रिस्क है, रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, अगर मदर की लाइफ को कोई रिस्क है तो आप एमटीपी करा सकते हो, आप समझ रहे हो, एमटीपी करा सकते हो। अगर फीटस, द रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, उसकी लाइफ को कोई रिस्क है, ठीक है, तो आप एमटीपी करा सकते हो, वुड सफर फ्रॉम द, जैसे फिजिकल या मेंटल चीजों से सफर कर रहा है तो आप एमटीपी करा सकते हो, एबॉर्शन आप करा सकते हो, आप समझ रहे हो। ये एबनॉर्मलिटीज अगर फीटस को है तो करा सकते हो, मदर को है तो करा सकते हो। अब बताओ यहां तक समझ में आया। तो आज हमारा टारगेट क्या क्या था, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टेम्परेरी और परमानेंट, क्लियर है। दूसरा हमने बात की थी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनली एबॉर्शन, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल दुनिया में होती हैं, जो टोटल कंसीव बर्थ का 20% है। ये बहुत बड़ा डेटा है। पहले ट्राइमेस्टर में एमटीपी, ठीक है, सेफ है मदर के लिए, पर सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की है। पर लेटेस्ट जो कानून आया है उसके हिसाब से पहले ट्राइमेस्टर में 1 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर बच्चा एंटर कर जाता है तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी। एमटीपी हो सकती है अगर मदर की लाइफ को रिस्क है या फीटस की लाइफ को रिस्क है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम एंटर करेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो एसटीडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोलो, समझना मेरी बात। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोलो, समझना मेरी बात। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा एसटीडी को हम बोलते क्या क्या हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है जितने भी मतलब सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं पेल्विक रीजन में होते हैं, और हमेशा जब भी हम एसटीडी की बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन जरूर होता है, वहां पर सूजन आ जाना, इसलिए इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलते हैं। एसटीडी का एक नाम होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, क्योंकि पेल्विक रीजन में सूजन आती है, पहला। दूसरा, इसकी जो पहली बार खोज हुई थी वो विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में हुई थी। किसमें हुई थी? विनरल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर। सो इट इज कॉल्ड विनरल डिसीज, इसलिए इसको विनरल डिसीज भी बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की जगह सबसे बेटर इसके लिए नाम होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत बढ़िया नेम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और विनरल डिसीज, इस पर क्वेश्चन आता है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल सकते हो, ठीक है, कॉमन नेम है। अब क्वेश्चन बनता है किस एज पर सबसे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है? वही 15 से 24 के बीच में, ठीक है, जहां एक्सीडेंट के केस सबसे ज्यादा होते हैं। तो याद रखना है एडल्ट 15 से 24 के बीच में। तभी तो मैंने बताया था कि आरसीएच के प्रोग्राम में इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी थी, क्योंकि एसटीडी में ही एड्स भी इंक्लूड है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मौत निश्चित है, समझ रहे हो, हेपेटाइटिस, ठीक है, और हर्पीस जैसे डिसीज का परमानेंट क्योर है ही नहीं, समझ रहे हो, ना एड्स का परमानेंट कोई क्योर है। तो ये समझ में आ गया इसको बोलते क्या क्या है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलेंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है पेल्विक रीजन के अंदर। विनरल डिसीज बोलेंगे क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था।
दो क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं, अर्ली सिम्टम क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर किसी को एसटीडी होती है तो कैसे पहचानेगा? इचिंग होगी वहां पर, फ्लू डिस्चार्ज भी होगा, हल्का पेन भी होगा और सूजन आ जाएगी। ये चीजें हैं तो तुरंत ही आप किसी मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको डिले ना करें। इट इज अ डेंजरस, जो आगे जाकर के लाइफ थ्रेटेंड हो सकती है, लाइफ के लिए खतरनाक घातक हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अर्ली स्टेज में तो ट्रीटमेंट है, कुछ का नहीं है, ठीक है। और लेट स्टेज में तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया? तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको एसटीडी हो गई तो एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है बच्चा पैदा हो मरा हुआ, स्टिल बर्थ। हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्राइन पार्ट। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए उसको भी एबॉर्शन कराना पड़ेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में। भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझना मेरी बात, नॉर्मल केस में इंप्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस में तो होता है, यूट्रस के अंदर। यहां पर इंप्लांटेशन होगा, यहां पर इंप्लांटेशन होगा, यहां पर होगा। पर सोचो अगर इंप्लांटेशन सर्विक्स में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाए एम्ब्रियो, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जहां होना चाहिए उसके अलावा कहीं ऐसी जगह हो जाए इंप्लांटेशन, ठीक है, जहां बेबी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वो भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, अगर सूजन बहुत ज्यादा हो गई तो गोनैड्स इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। और कई एसटीडी ऐसी भी होती हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर बना देता है, वजाइनल कैंसर, सर्विकल कैंसर बोलते हैं। और फीमेल में जब बड़ा बड़ा कॉमन हो गया सर्विकल कैंसर, ठीक है। तो कैंसर को भी ये इंड्यूस करती है। ये कॉम्प्लिकेशन है टिपिकल वाले, ये अर्ली फेज में सिम्टम आते हैं, ये टिपिकल वाले कॉम्प्लिकेशन है। इन पर क्वेश्चन दो अलग अलग बन जाते हैं। एक किस एज में होने की प्रोबेबिलिटी है, वहां क्वेश्चन बनता है। क्या नाम है, एक वहां क्वेश्चन बनता है। तो चार क्वेश्चन मैंने आपके बता दिए यहां पर, ठीक है। अब याद करने वाली बात आएगी, ठीक है। मैं आपको 4 बैक्टीरियल डिसीज बताऊंगा एसटीडी, 4 वायरल एसटीडी बताऊंगा, एक प्रोटोजोन बताऊंगा। इतनी आपको 9 याद रखनी है। इसको लिख करके एक व्हाइट पेपर पे अपनी बोर्ड पे लगा लेना सामने, 2-4 दिन रखना, बाद में हटा के फेंक देना, याद हो जाएगा। आपको देखना भी पड़ेगा उसको, ठीक है। बस तुम इतना ही याद रख लो तो काम बन जाएगा। अच्छा, एक लाइन और एनसीईआरटी की ये बता दूं आपको मैं, ठीक है, ठीक है। यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द, ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल गिविंग बिलो। भाई आपको कैसे बचना है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है तुरंत आप किस बढ़िया एक मेडिकल मतलब प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से आपको कंसल्ट करनी चाहिए। ये आप करोगे तो आप इससे बच सकते हो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी अप्लाइड है। अब बात कर रहे हैं मैं बैक्टीरिया और वायरस की। 4 बैक्टीरिया और 4 वायरस, बी फॉर बैक्टीरिया, वी फॉर वायरस, मैंने साफ साफ लिख दिया है। डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट, बस इतना ही याद कर लो, काम ये ज्यादा है, इतना भी इतना कर लो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इस बार रीनीट हुआ था, उसमें भी एसटीडी पे क्वेश्चन था, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो एसटीडी पर क्वेश्चन बन जाता है तो रिस्क मत लो। सिर्फ ये याद रखो, क्लेमाइडियसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड, ये डिसीज के नाम है। क्लेमाइडिया कॉजिंग एजेंट, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, नहीं पूछेगा, कोई मैच कर रहा है बच्चा समझ जाता है। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, नहीं पूछेगा बच्चा समझ जाता है। सिफिलिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था सिफिलिस। सिफिलिस कॉजिंग एजेंट ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस कॉजिंग एजेंट है। समझना मेरी बात, ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस कॉजिंग एजेंट है, क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। दूसरा क्वेश्चन आएगा कैंक्रोइड, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट, ये मतलब सबसे टिपिकल चीजें याद रखना। तो 4 ही डिसीजें आपको याद हो जाएंगी। पहले बैक्टीरियल याद रख लो, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड। क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड। क्लेमाइडिया याद रहेगा, क्लेमाइडिया, ठीक है, ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडियासिस। और गोनोरिया, गोनोरिया कॉजिंग एजेंट नाइजीरिया गोनोरिया याद रहेगा। हाँ, सिफिलिस याद करना पड़ेगा, ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस कॉजिंग एजेंट। कैंक्रोइड, हीमोफ्लस ड्यूक्राई, ये भी भूलोगे, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हीमोफ्लस ड्यूक्राई कैंक्रोइड कॉजिंग एजेंट। समझ गया ना मेरी बात? तो 4 आपको बैक्टीरियल डिसीज याद रखनी है। ऐसी 4 वायरल, वायरल में तो आपको आदि तो याद ही है, ठीक है। जैसे हर्पीज बच्चा याद जानता है, हर्पीज, ठीक है। हर्पीज कई टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 हर्पीज होती है, ओरल हर्पीज होती है। टाइप 2 जेनिटल हर्पीज होती है। एक ही क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की हर्पीज एसटीडी के अंदर इंक्लूड है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, ये ध्यान रखना है आपको।
टाइप 1 को ओरल हर्पीज बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 ओरल हर्पीज होती है। टाइप 2 इंक्लूडेड इन एसटीडी। एसटीडी के अंदर टाइप 2 आती है, टाइप 1 नहीं आती, ध्यान रखना है आपको। जेनिटल हर्पीज टाइप 2 एसटीडी में इंक्लूड है, टाइप 1 इंक्लूड नहीं है। ये ओरल हर्पीज है, मैं पहले बता दिया मैंने आपको, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जेनिटल वॉर्ट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये क्या करता है? सर्विकल कैंसर। आज की डेट में सर्विकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसकी एक वैक्सीन भी इजाद कर ली है। 18 साल से कम की जितने भी, ठीक है, गर्ल्स हैं, उनको इस वैक्सीन के 2 डोज सबको लगवाने चाहिए, सबको, बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट भी इस अवेयरनेस को फैलाने का काम कर रही है। एज अ टीचर मैं भी इस चीज को बता रहा हूं, आपके आसपास पड़ोस के अंदर लोग अवेयर नहीं है तो उनको बताओ। अगर बच्चा या बच्ची 18 साल से कम की है तो सर्विकल कैंसर फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए 2 डोज रखते हैं वैक्सीन की, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट अभी इजाद हुई है, ठीक है, लेटेस्ट ही खोजी गई है, तो उसको यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर्विकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यही एक ऐसी एसटीडी है जो कैंसर प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। जेनिटल वार्ट्स, वार्ट्स का मतलब है मस्से, पूरे के पूरे सर्विक्स के अंदर और यहां तक कि वजाना से भी बाहर आ जाते हैं बड़े बड़े मस्से, ठीक है। जो इट इज अ डेंजरस अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल। कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है। कौन सा वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसलिए इसकी वैक्सीन बना ली गई है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। 18 साल से कम के बच्चों के लिए ये इफेक्टिव होती है, उससे ऊपर जाएंगे तो लगती है पर इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होती जितनी 18 से पहले होती है। पर 18 से ऊपर की भी लगवा सकते हैं, ठीक है, एक डोज ज्यादा लग जाएगी उनकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, जो एसटीडी में, हेपेटाइटिस कई टाइप की होती है, ए भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है, पर बी एसटीडी में इंक्लूड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर ये आती है हेपेटाइटिस बी, क्लियर बिल्कुल, हाँ। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी एसटीडी में आता है। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिशन से ही फैलती हैं। तो इसमें ये 2 आपको ध्यान रखने, ये थोड़ा सा एसटीडी में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सिंपल है, हेपेटाइटिस और एड्स, ये कॉमन, मतलब अलग से भी एनसीईआरटी ने पढ़ा रखे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, ठीक है, इनके बारे में। तो ये 2 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, 2 ये याद रखने, 2 याद रखने, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पर इतना तो याद रख लेना है, जेनिटल हर्पीज, ठीक है, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है। वाट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कैंसर प्रोड्यूस करता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस है। और एड्स, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV, एड्स कॉजिंग एजेंट। और एक प्रोटोजोन डिसीज याद रखनी है आपको, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, जिसमें येलो फाउली डिस्चार्ज होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है, जो बहुत मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। तो ये प्रोटोजोआ कॉज करता है, तो इसको भी आप याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स, ध्यान रखना है आपको, सारी एसटीडी क्योर नहीं है, ठीक है। 3 आप इस साल भी देखो, इस साल भी जो उसका रीनीट हुआ था उसमें पूछा गया था हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स, ये क्यूरेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV इंफेक्शन। ध्यान रखना है, ये 3 का कोई क्योर नहीं है हमारे पास। अगर हो गया तो हम उसको 100% किल मार नहीं सकते, ये इंफेक्शन हो गए तो हो गए। हेपेटाइटिस बी की जिंदगी भर आपको टैबलेट खाने पड़ेगी। जेनिटल हर्पीज के लिए टैबलेट्स आती हैं पर वो खत्म नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो फिर वो आपके शरीर में रहेगा। HIV तो आपको बताइए डेंजरस है, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर 3 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अर्ली डिटेक्ट करो और एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से संपर्क करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है।
तो यहां तक कोई डाउट है? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी इंफेक्शन, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। यस या नो? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं स्टार्ट करूंगा इनफर्टिलिटी, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। क्लियर है? बिल्कुल समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, और कंसेप्चुअल है, टोटली कंसेप्चुअल है। ठीक है भाई, टेस्ट ट्यूब में भी इसी पर आधारित है। ठीक है, टोटली कंसेप्चुअल है। ठीक है, अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करता हूं तो 2 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन अलग थी और लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन अलग है। समझना मेरी बात। हाँ, तो डेफिनेशन में अंतर है। क्लियर है? हाँ, डेफिनेशन में अंतर है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको। ठीक है, चलो बताता हूं, लास्ट में बताता हूं आपको। ठीक है, जरूरी एक इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो आप समझना, हमारा कितना हो गया? ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए, एमटीपी हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एसटीडी हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। लास्ट बचा हुआ है इनफर्टिलिटी। एक होती है स्टरलिटी, आप कभी भी बेबी कंसीव कर ही नहीं सकते, स्टरलिटी आ गई, क्योंकि स्टरलिटी रिवर्सिबल नहीं होती है, इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है। इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, मैंने एक, ठीक है, एक वीडियो बनाया था आइस के ऊपर, उसको सीरियसली लेना। ठीक है, वो एग्जैक्ट पूरी मतलब प्रॉपर सब कुछ सारा सॉल्यूशन है, एक बार उसको देख लेना यार, वो आइस का प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो आप ही नहीं, घर में कोई भी यूज कर सकता है उसको। उसको प्लीज एक बार सीरियसली देखना। ठीक है, चलो, तो इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं। इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है, जैसे मतलब कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी आ गई है, आप खिला पिला करके उसको फिर से सही कर सकते हो इंसान को। ठीक है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से, जो आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं हो रही है उसकी वजह से, स्पर्म काउंट कम हो गया उसकी वजह से, ठीक है, या स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पर अगर इन चीजों का ट्रीटमेंट किया जाए तो अगेन फर्टिलिटी वापस आ सकती है, पर स्टेरिलिटी के बाद फर्टिलिटी वापस नहीं आ सकती, वो परमानेंट हो गया। समझ रहे हो? ये अंतर होता है। तो पुरानी डेफिनेशन में 1 ईयर था, अब लेटेस्ट को अपडेट कर दिया है। मैं बता दूं, इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन। अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन हो रहा है, इंटरकोर हो रहा है, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो तुरंत सीरियसली डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये इंडिकेटर है इनफर्टिलिटी का। समय से पहले, क्योंकि इनफर्टिलिटी अगर स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो गई तो फिर कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है पर स्टेरिलिटी रिवर्सिबल नहीं होती। क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे पॉल्यूटेंट हैं, लोगों को जो, ठीक है, ड्रिंक की लत लग गई है, डिफरेंट टाइप के स्मोकिंग सब्सटेंस हैं, ये सब इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, इट इज अ डेंजरस। आप जो खा रहे हो उसमें इतने सारे, मतलब कह सकते हो आपके फूड में न्यूट्रिएंट की कमी है, ये भी इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड करती है। ठीक है, ठीक है, तो आज की डेट में लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पहले नहीं हुआ करते थे, अब टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जगह जगह खुल चुके हैं। आर्ट, पहले कोर्स में कोई जानता नहीं था आर्ट होती क्या है,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आर्ट बड़ी कॉमन हो गई है। एक मूवी देखी होगी विकी डोनर, ठीक है, बड़ा फेमस है, बच्चों ने देखी है। तो सेम उसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, कैसे इसका सॉल्यूशन है, क्या है। तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, या तो रिवर्स हो जाएगी। अगर इनफर्टिलिटी रिवर्स नहीं होती और बेबी कंसीव करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको हम लेके चलेंगे आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, आर्ट। क्लियर बिल्कुल। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, पॉसिबिलिटीज क्या 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 होती है आर्ट। अब समझो एक कला है आर्ट। तो इसी में आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो पहले मैं टेस्ट ट्यूब बेबी समझाऊंगा, फिर मैं आर्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में बन गया। इनिशियल एम्ब्रियो हम टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं और फिर हमें यूट्रस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी कंप्लीट बेबी यूट्रस में ही बन सकता है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, देखो दो चीजें लेते हैं। मिक्की डोनर मूवी में देखा होगा, वो स्पर्म डोनेट करता है, उसको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं सबसे पहले हम। और ओवा को भी कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवा एंड कलेक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को कलेक्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, विकी डोनर मूवी में दिखाया है, देख लेना, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्शन ऑफ ओवा, ये टिपिकल है, थोड़ा टिपिकल है, पर कैसे होते हैं ओवा का कलेक्शन समझो। भाई स्पर्म तो जैक्यूलेट होते हैं, बाहर आते ही हैं, ठीक है, पर ओवा बाहर नहीं आते, वो अंदर फैलोपियन ट्यूब में ही रहते हैं। तो कैसे निकालना पड़ेगा ओवा को, कलेक्शन ऑफ ओवा का मेथड क्या है, ये समझो। मान लो समझने की कोशिश करना। ये मान लो ओवरी है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओवा। थोड़े से बड़े और कर देते हैं, ओवा। ये फैलोपियन ट्यूब तो आप समझते ही हो। फिम्बरे हो गए इसके, इस तरीके से होता है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये होगी वजाइना, ये वजाइना हो गई, ठीक है। ऐसा फीमेल का स्ट्रक्चर होगा। अब कलेक्शन ऑफ ओवा होता कैसे, समझना मेरी बात। यहां हम करेंगे क्या, वजाइनल ट्रैक से वजाइनल ट्रैक से माइक्रोनिडल्स होती हैं, लेप्रोटोमी की, मानो एक तरीके से लेप्रोटोमी के थ्रू यहां से हम क्या करेंगे, ओवा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओवा को यहां से कलेक्ट करेंगे लेप्रोटोमी के थ्रू। तो बहुत टिपिकल है, मैं कह रहा हूं उतना आसान नहीं है ये ओवा हमने कलेक्ट कर लिए, ये कलेक्ट करते जा रहे हैं ओवा, यहां से सिक कर रहे हैं ओवा को, ठीक है। तो यहां से कलेक्शन ऑफ ओवा हो जाएगा,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपके पास ओवा आ चुका है और टेस्ट ट्यूब में आपके पास स्पर्म भी है। ठीक है, अब क्या कराओगे भाई, आपने फीमेल से ओवा कलेक्ट कर लिया, मेल से स्पर्म कलेक्ट कर लिए, कलेक्शन ऑफ स्पर्म हो गया, कलेक्शन ऑफ ओवा हो गया यहां पर। ठीक है, अब क्या कराओगे आप, फर्टिलाइजेशन। क्या करोगे आप, फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। समझना, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में ही होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो नो डाउट इस ओवा से क्या बन जाएगा, जाइगोट। ओवा से क्या बन जाएगा, जाइगोट। हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, भाई डिप्लॉइड होगा जाइगोट तो। डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म इस ओवा को क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। स्पर्म इस ओवा को फर्टिलाइज कर देंगे और आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जिसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट। क्लियर है बिल्कुल, जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इस जाइगोट को थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब में और रख सकते हैं, एक स्टेज तक और रख सकते हैं। समझना मेरी बात, इसको हम, ठीक है, यहां से जाइगोट को हम इसको 8 सेल स्टेज तक रख सकते हैं। 8 सेल स्टेज, 8 सेल मॉरूला, या इसको 16 सेल मॉरूला तक भी आप टेस्ट ट्यूब में रख सकते हो। 16 सेल्स मॉरूला, 8 सेल्स मॉरूला और 16 सेल मॉरूला तक आप इसको यहां पर मेंटेन कर सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर। समझ रहे हो, हां, इन टेस्ट ट्यूब। लिख देता हूं मैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। टेस्ट ट्यूब बेबी का मेन कंसेप्ट ही ये है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इतना मेंटेन कर सकते हो बस, इससे ज्यादा नहीं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जाइगोट बना सकते हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 8 सेल बना सकते हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 16 सेल बना सकते हो बस। इसके आगे की स्टेज आपको मदर के अंदर इंप्लांट करना ही पड़ेगा। समझना मेरी बात, अगर मैं 8 सेल और जाइगोट की बात करता हूं और 16 सेल की बात करता हूं तो इनके इंप्लांटेशन की जगह अलग अलग होती है। भाई नेचुरल कंडीशन में आप जानते हो, ठीक है, 8 सेल जाइगोट कहां होगा, जाइगोट कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 8 सेल कहां होंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 16 सेल कहां होंगे, यूट्रस में जिसका इंप्लांटेशन होता है। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, 8 सेल और जाइगोट को क्या करना होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो क्या करना होगा आपको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करना पड़ेगा, GIFT, जिफ्ट करना पड़ेगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो GIFT में आप जाइगोट को टेस्ट ट्यूब में, इसमें फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो, या 8 सेल मॉरूला को भी आप फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। हां, अगर 16 सेल आ गया तो आपको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब है 16 सेल मॉरूला ट्रांसफर इनटू यूट्रस। ठीक है, इसको फैलोपियन ट्यूब में, इसको यूट्रस के अंदर, इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसको यूट्रस के अंदर। आप समझ रहे हो, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, ये दो टेक्निक इसके अंदर आती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम जाइगोट बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम 8 सेल बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम 16 सेल बना सकते हैं। इससे आगे की स्टेज हम टेस्ट ट्यूब में नहीं बना सकते, उसके लिए यूट्रस की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इन दो स्टेज को तो हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, जबकि 16 सेल स्टेज को हमें ट्रांसफर करना होता है यूट्रस के अंदर। इसलिए इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसका जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं। जहां तक कोई डाउट, ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे ही बनते हैं, बट इतनी स्टेज टेस्ट ट्यूब में होती है। यहां आपको कलेक्शन ऑफ स्पर्म करने होते हैं मेल से, कलेक्शन ऑफ ओवा करना होता है फीमेल से, बाद में फर्टिलाइजेशन करना होता है, जाइगोट 8 सेल और 16 सेल, बस यहां तक टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। इसके बाद एक मदर की जरूरत पड़ेगी, चाहे तो वो नेचुरल मदर हो या आप किसी और फीमेल को यूज कर सकते हो उसके यूट्रस को। उसको सैरोगेसी कहते हैं, उधार का यूट्रस, सैरोगेसी। समझना मेरी बात
है ना, इसको सैरोगेसी टर्म यूज करते हैं, उधार का यूट्रस। क्लियर बिल्कुल। चलो अब आगे हम बात करेंगे यहां पर आकर के आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट की बात करेंगे। एक मिनट रुकना, हम किसकी बात करने वाले हैं? आर्ट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसकी? आर्ट की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। तो अब आ जाओ भाई, आर्ट होती क्या है, अब समझना है सारा खेल। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट क्या है अब समझो, यहां से कहानी चालू होगी आपकी। आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। ठीक है भाई, आर्ट से हम क्या करते हैं? ठीक है, हर बच्चे को, ओ सॉरी, हर पेरेंट्स को अगर प्रोबेबिलिटी है तो बच्चा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उसी का। ठीक है, या हम यहां पर सैरोगेसी भी यूज कर सकते हैं, यहां पर हम विकी डोनर मूवी की तरह स्पर्म भी कलेक्ट कर सकते हैं, ओवा भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी तरीके हैं। मतलब यहां पर किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर हम बेबी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अब पूरी सब प्रोड्यूस कर, मशीनों में नहीं बन रहा। टेस्ट ट्यूब के अंदर ओनली कौन सी स्टेज आ रही है? ओनली 16 सेल स्टेज तक, उसके बाद के लिए तो यूट्रस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाओ, सारे इस पर टेक्निकल वर्ड आएंगे, शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है तो इसमें दो चीजें आती हैं बेटा आर्ट के अंदर, समझना। एक आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आती है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। विट्रो और वीवो तो आप जानते ही हो, फिर से बताता हूं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो fertilization, in vitro fertilization, in vivo fertilization, in vivo fertilization, in vitro, in vivo, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन? समझना, इन विट्रो इसको आईवीएफ बोलते हैं, उसको आईवीएफ नहीं बोलते, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आईवीएफ। इन वीवो का मतलब है नेचुरल कंडीशन के अंदर, तो उसको आईवीएफ नहीं बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, भाई बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। आप समझना, इन वीवो, इन विट्रो, अच्छा इन वीवो, इन विट्रो, हाँ तो पहले बात कर रहा हूं इन विट्रो, फिर बात कर रहा हूं इन वीवो। वीवो, वीवो मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर, इन विट्रो आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बेबी, आउटसाइड द बॉडी, बेबी बोल गया, क्या हो रहा है आज। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, नेचुरल कंडीशन के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। समझना मेरी बात, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी यही नेचुरल कंडीशन के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन को आईवीएफ बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप समझ रहे हो, वीवो बेबी मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर, ऐसे याद रखो। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। अब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब जायगोट यानी एम्ब्रियो बॉडी के बाहर बन रहा है, समझना, तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर? बॉडी के अंदर, क्योंकि बाहर बना रहे हो तो बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां आपको एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन अंदर कर रहे हो तो गैमीट अंदर डालने पड़ेंगे। समझना, पहले इस पर फोकस करो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? तो इसमें एम्ब्रियो कहां बना रहे हो? टेस्ट ट्यूब के अंदर बना रहे हो, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको क्या बोलेंगे हम?
इसको बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। रट्टा नहीं मारोगे, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल है। ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसमें एम्ब्रियो आप टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो, तो बॉडी के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे आप, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन बॉडी, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन बॉडी। जबकि यहां पर क्या बोलोगे इसको, गैमीट ट्रांसफर। इसको क्या बोलोगे, गैमीट ट्रांसफर, क्योंकि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। अच्छा, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा दूसरी वाली स्लाइड पर, इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी पे फोकस करो पहले। यहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो ईटी, यहां पर गैमीट ट्रांसफर करोगे क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसको मैं आगे अगली स्लाइड पे लूंगा, उसको पूरा करूंगा। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में समझा रहा हूं, बिल्कुल उसी फॉर्म में। इसमें दो चीजें आएंगी, इसमें आएगा एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा इसके अंदर आएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दो चीजें आती हैं इसके अंदर, एक तो आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा आएगा इसके अंदर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझा रहा हूं अभी, शॉर्ट फॉर्म थोड़ी याद रखना आप, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दो चीजें आती हैं क्योंकि इसके अंदर भी एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में बनता है, इसमें भी एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में बनता है, जो तो पढ़ा के चुका हूं अभी मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अभी दो चीजें बताई थी, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या क्या आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीजें आती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीजें आती हैं, क्या क्या, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, एक दूसरा आएगा इसके अंदर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो जब भी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर जिफ्ट की बात आएगी, समझ लें टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आ रही है। दोनों के केस में एम्ब्रियो कहां बना रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, तो ये किस में आते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर आते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफर में फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसका क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सीधा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके किसी भी लेवल के, बस ये फ्लो डायग्राम ध्यान रखना है आपको। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, अब देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है। इसमें मान लो ये ओवा है, ओवा है, समझना, माइक्रोनिडल की हेल्प से माइक्रोनिडल की हेल्प से आप स्पर्म को ओवा के अंदर इंजेक्ट कर दोगे। स्पर्म को आप ओवा के अंदर क्या कर दोगे, इंजेक्ट कर दोगे माइक्रोनिडल की हेल्प से। ये किस केस में होता है, मान लो एक इंसान है, उसमें हो गया है एजोस्पर्मिया, स्पर्म है ही नहीं, ढूंढ ढांड करके दो चार स्पर्म मिल गए, तो उसको अपना ही बच्चा चाहिए अपने स्पर्म का, तो उसके स्पर्म को उसकी वाइफ के ओवा में हम इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्पर्म मतलब नेचुरली तो स्पर्म इंजेक्ट नहीं हो सकता ना, एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस स्पर्म चाहिए होते हैं। अब आप एक ही स्पर्म से ओवा फर्टिलाइज करवाना चाहते हो, आप समझ रहे हो, तो क्या करना होगा, ठीक है, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं, समझ रहे हो, और कोई तरीका नहीं है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, ओवा का साइटोप्लाज्म है, ये स्पर्म इंजेक्शन कर रहे हो, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म, साइटोप्लाज्म ओवा के अंदर आप स्पर्म को क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसके अंदर भी जायगोट कहां बनेगा, जायगोट फैलोपियन, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इन फैलोपियन ट्यूब। इन टेस्ट ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में ही तो बना रहे हो, यहां भी जायगोट, यहां भी टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, यहां भी टेस्ट ट्यूब में बन रहा है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
इसमें भी एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी GIFT और IUT, इसमें भी एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों टेक्निक किसमें आती हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर में आती हैं, ठीक है। जो किसमें आता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी में आता है। इसके केस में भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके केस में भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्वेश्चन इन पर आएगा, जिफ्ट किसमें आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में। या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किसमें आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में। टेस्ट ट्यूब बेबी या ये क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर में आते हैं? यस। या IVF में कौन कौन आते हैं? IVF में ET आता है, IVF में जिफ्ट आता है, IUT आता है, और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी, ठीक है, IVF में आता है। ये IVF के अंदर आने वाली सारी चीजें हो गई। अब मैं बात करूंगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो, वीवो का मतलब नेचुरल कंडीशन में। तुम शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराओगे तो सीरीज शरीर के अंदर आपको क्या डालने पड़ेंगे? गैमीट डालने पड़ेंगे। तो अब सेकंड पे मैं एंटर कर रहा हूं इन वीवो। अब मैं बात करूंगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, समझ गए ना? इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसको IVF नहीं बोलेंगे क्योंकि नेचुरल कंडीशन में है। तो यहां पर क्या ट्रांसफर करोगे? यहां पर आप ध्यान रखना है, गैमीट ट्रांसफर करोगे। वहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर था, यहां गैमीट ट्रांसफर है। तो यहां क्या होगा? गैमीट्स ट्रांसफर, यानी गैमीट ट्रांसफर, GT। आप समझ रहे हो? और गैमीट ट्रांसफर की बात आएगी तो दो टाइप के गैमीट होंगे, मेल गैमीट भी हो सकते हैं, फीमेल गैमीट भी हो सकते हैं, ठीक है। वहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात कर रहे थे, यहां गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अब गैमीट दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम फीमेल गैमीट की बात करें, ठीक है। मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर। या फीमेल गैमीट ट्रांसफर। मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर, समझना। अब मेल गैमीट ट्रांसफर का मतलब है स्पर्म का ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पर हम मेल गैमीट ट्रांसफर के अंदर क्या करेंगे? यहां स्पर्म की बात करेंगे। विकी डॉनर मूवी के अंदर यही दिखाया है। अब स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, समझना मेरी बात। स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो सकता है आप, समझना मेरी बात, ये यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। अब स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो फीमेल के अंदर, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट ठीक ठाक है, स्पर्म काउंट ठीक ठाक है, तो इस स्पर्म को आप कहां पर ट्रांसफर करोगे? वजाइना के अंदर, ठीक है, वजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर, या यूट्रस के अंदर, और कोई तरीका ही नहीं है। स्पर्म को हो सकता है आप यूट्रस में ट्रांसफर करो, या स्पर्म को तब वजाइना में ट्रांसफर करो, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट ठीक ठाक है तो आप वजाइना में ट्रांसफर करोगे, स्पर्म काउंट ठीक ठाक है तो आप स्पर्म को वजाइना में ट्रांसफर करोगे। इससे क्या फायदा होगा? जो बेस्ट स्पर्म होगा वही आगे जाएगा, क्योंकि बीच में क्या मिलेगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। भाई लाखों लोगों में से अगर आप ईमानदारी से पेपर कराते हो, ठीक है, जितने लोग ज्यादा होंगे उतना स्ट्रगल ज्यादा होगा, उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, एक बेस्ट निकल करके आएगा, ठीक है। अगर लोग कम होंगे, स्ट्रगल कम होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लोग कम होंगे तो उसको हम यहां नहीं डालेंगे क्योंकि मर जाएंगे सारे के सारे, और फर्टिलाइजेशन कराना है तो उनको हमें यूट्रस में डालना पड़ेगा, बीच में उनके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ, सपोर्ट बनानी पड़ेगी, समझ गए ना मेरी बात। तो सपोर्ट बना दोगे तो इनको यहां पर डालोगे। अगर स्पर्म काउंट कम है तो इनको स्पर्म को कहां डालोगे? यूट्रस के अंदर। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, आजकल देखा होगा एनिमल्स के केस में तो बहुत यूज करते हैं AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इंजेक्शन लेते हैं, उसमें सीमन जैसे कहीं दूसरी कंट्री से, ठीक है, बफेलो का सीमन आया है, ठीक है, इंडिया के अंदर काऊ के अंदर इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रहा है, वजाना में डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पहले के टाइम पर होता था कि मेल को एक गांव से दूसरी गांव में लेके आना पड़ता था, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता। अब आज की डेट में तो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रहा है। ठीक है, ह्यूमन में भी स्टार्ट हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन को हम वजाना में इंजेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म को हम वजाना में इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे तो बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बच्चा कंफ्यूज किससे होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इन विट्रो में आता है, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इन वीवो में आता है। ये ध्यान रखना है आपको, कोई नो कंफ्यूजन। अब फीमेल गैमिट के लिए तो एक ही टेक्निक है भाई। अगर किसी फीमेल के अंदर समझना ओवा बन रहे हैं पर वो रिलीज नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से, या ओवा बन ही नहीं रहे, तो आप डोनर से ओवा लोगे और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इसमें एक ही चीज आती है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT। गिफ्ट एक था, जिफ्ट एक था, गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। समझ रहे हो? गैमीट के अंदर यहां ओवा की बात चलेगी, गैमीट का मतलब है ओवा, फीमेल गैमीट की बात चल रही है। तो गैमीट मतलब ओवा, ओवा को आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, वहां पर नेचुरली स्पर्म जाकर के उसको फर्टिलाइज कर देगा। जो उस केस में होता है जब फीमेल के अंदर ओवा नहीं बन रहा, तो उसको, ठीक है, डोनर से ओवा लेना पड़ेगा और गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर यहां पर आकर के एंड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां इनफर्टिलिटी बताया, क्वेश्चन आता है कितने साल? 2 साल तक। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन की वजह से अगर बेबी कंसीव नहीं होता है फिर भी, तो आप इनफर्टिलिटी में आते हो। ठीक है, स्टेरिलिटी परमानेंट है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इनफर्टिलिटी के केस में आप आर्ट का यूज कर सकते हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या उसको रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आर्ट के अंदर मैंने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी समझना है पहले आपको, फिर मैंने इन विट्रो और इन वीवो समझाया। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, इन वीवो का मतलब है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो गैमीट अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एम्ब्रियो बनाना है तो एम्ब्रियो के अंदर 2 चीजें आती हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर में, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी आता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 ही चीजें आती हैं, एक तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, एक इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, अब इन वीवो के अंदर आ जाओ, नेचुरल कंडीशन के अंदर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमीट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। गैमीट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मेल गैमीट 2 जगह ट्रांसफर कर सकते हो, गैमीट का नंबर ठीक ठाक है तो वजाना में ट्रांसफर करोगे, नंबर कम है तो यूट्रस में ट्रांसफर करोगे। इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, AI। समझ रहे हो? ये मेल गैमीट ट्रांसफर में यूज करते हैं, फीमेल गैमीट ट्रांसफर के लिए GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यहां ओवम को फीमेल, ठीक है, के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म आके वहां उसको फर्टिलाइज कर देगा, बेबी कंसीव हो जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? कोशिश की है इस पूरे चैप्टर को बहुत कम समय में टोटली कंसेप्चुअल आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट किया जाए। ठीक है, अब 2 बातें बताऊंगा। ठीक है, एक तो आई वाला वीडियो मैंने बना दिया है, उसको प्लीज एक बार फॉलो जरूर करना। ठीक है, उसको अप्लाई करना। ठीक है, मैं 100% कह रहा हूं, बहुत सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी चीजों में। और बहुत जल्दी मैं एक मेडिटेशन का वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हारे लेवल पर एक तो आध्यात्मिक मेडिटेशन होता है, एक बच्चों के लेवल पर हम ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लेवल पर हम फोकस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक हठ योग भी लगता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा उसके बारे में, तो उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, हम संडे को कुछ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बैठना नहीं है, वेट नहीं करना, लग जाना है बस। ठीक है, तो संडे को मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बेहतरीन मतलब
कह सकते हो कुछ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय बाय।